अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन के अंदर पांडास ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये है हमारी पाइथन में पांडा ट्यूटोरियल की वीडियो नंबर 3। आज की वीडियो में हम पांडास के अंदर डेटा फ्रेम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो आज के वीडियो में हम डेटा फ्रेम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स या कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। वो तमाम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा फ्रेम की क्रिएशन देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर सिलेक्शन और इंडेक्सिंग से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पर किस तरीके से कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा फ्रेम की कॉलम और रोज़ को रिमूव कर सकते हैं और इसी तरीके से हम रोज़ की सिलेक्शन देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कंडीशनल सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं numpy को और इसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे pandas को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर दिया है इंपोर्ट numpy एज np और इसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं इंपोर्ट pandas एज pd। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक df का वेरिएबल लेते हैं। तो फ्रेंड, df का वेरिएबल लेने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे डेटा फ्रेम में कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं या कौन कौन से मेन पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारे डेटा फ्रेम का डेटा और इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है उस डेटा के इंडेक्स और इसी तरीके से हमारे पास डेटा फ्रेम का थर्ड मेन पार्ट है उसके कॉलम्स। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डेटा फ्रेम का डेटा ले लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक एरे क्रिएट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एरे का जो डेटा होगा हम उसे अपने डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कराएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक ARR के नेम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं ARR इक्वल्स टू np.arrange। हम यहाँ पर अरेंज की मदद से एक एरे क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पर कहते हैं कि एरे स्टार्ट हो 1 से और एंड हो 26 के ऊपर, ठीक है। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो ARR को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी एरे डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी एरे को रीशेप कर लेते हैं। हम यहाँ पर इसे रीशेप कर देते हैं 5x5 और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी एरे डिस्प्ले हो रही है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको भी ARR के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए उसके बाद अब हम यहाँ पर अपनी एरे को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है ARR। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बेसिकली हमारे पास ये जो हमारी एरे के अंदर डेटा है हम इसको अपने डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कराएंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर df के नेम से एक वेरिएबल लिया है क्योंकि हम अपने डेटा फ्रेम को रिप्रेजेंट करेंगे इस df की मदद से। उसके बाद अब हम यहाँ पर कहते हैं pd.dataframe। तो हम यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर सबसे पहले तो शिफ्ट टैब प्रेस करके देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें देनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपनी डेटा फ्रेम का डेटा बताना पड़ेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर इंडेक्स बताने पड़ेंगे, फिर कॉलम्स बताने पड़ेंगे, फिर डी टाइप, फिर कॉपी। हम यहाँ पर डी टाइप और कॉपी को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर सिंपल जो हमारे शुरू के 3 ऑप्शन है हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसके अंदर डेटा सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर डेटा के अंदर कहते हैं डेटा इक्वल्स टू जो हमारे पास एरे में डेटा स्टोर है हम यहाँ पर वो डेटा दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है डेटा इक्वल्स टू ARR। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पर df वेरिएबल को रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेटा कितने बेस्ट वे से कितने प्रॉपर वे से डिस्प्ले हो रहा है। हमारे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर हमने बात की थी कि 3 मेन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया कि जो हमारा डेटा है वो हमने अपने डेटा फ्रेम में इंक्लूड कर लिया। अब हम यहाँ पर कुछ इंडेक्स अपने डेटा फ्रेम में इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कह देते हैं कोमा का यूज़ करके इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पर लिस्ट पास कर देते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे डेटा फ्रेम है इसके अंदर 5 इंडेक्सेस हैं। तो हम यहाँ पर इंडेक्स के अंदर कहते हैं A, B, C, D, E। तो आइए अब हम यहाँ पे इसे रन करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे हमने यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम को रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम के अंदर इंडेक्सेस इंक्लूड हो चुके हैं। अब बारी आती है कॉलम्स की। तो आइए अब हम यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं कॉलम्स। हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स के अंदर हम यहाँ पर पास कर देते हैं v और इसके बाद पास कर देते हैं w और इसके पास कर देते हैं x और फिर पास कर देते हैं y एंड z। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसे रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर रोज, कॉलम्स और डेटा इंक्लूड हो चुका है।
अब हमारे पास यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देख लिया कि हम किस तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। डेटा फ्रेम की क्रिएशन के अंदर हमारे पास 3 मेन पार्ट है। फर्स्ट तो है हमारे पास हमारे डेटा फ्रेम का डेटा, और इसी तरीके से हमारे पास सेकंड पार्ट है उसके इंडेक्सेस, और इसी तरीके से थर्ड पार्ट है उसके कॉलम्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये तीनों पार्ट इंक्लूड करके अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया है। फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर डेटा फ्रेम की सिलेक्शन और इंडेक्सिंग देखनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डेटा फ्रेम की कॉलम्स की सिलेक्शन देखेंगे। कॉलम्स की सिलेक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम का नाम टाइप करते हैं। हमारे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम का नेम है डीएफ। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम का कोई भी स्पेसिफिक कॉलम को सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ पर सिंपल पास कर देते हैं डेटा फ्रेम के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर W। हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर W जो कॉलम है वो डिस्प्ले हो। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर W कॉलम के अंदर जो जो वैल्यूज थी वो तमाम डिस्प्ले हो रही हैं। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम्स को सेलेक्ट करूँ एक साथ, तो मैं यहाँ पर सिंपल डीएफ के अंदर एक लिस्ट पास कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही। तो फ्रेंड्स मैं अब यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर जो V कॉलम है वो भी डिस्प्ले हो, और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर Z को भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट के अंदर V और Z पास कर दिया है। जो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम के अंदर जो V कॉलम था उसकी भी तमाम वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं इंक्लूडिंग इंडेक्सेस, और इसी तरीके से हमारे पास Z जो कॉलम था उसकी भी तमाम वैल्यूज डिस्प्ले हो रही हैं इंक्लूडिंग इंडेक्सेस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप मल्टीपल इन कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर। बस आपने सिंपल डेटा फ्रेम के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिस्ट पास कर देनी है और आपने बताना है कि आपने अपने डेटा फ्रेम के कौन कौन से कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इसी तरीके से अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने डेटा फ्रेम के अंदर न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा फ्रेम का नेम टाइप करते हैं। डेटा फ्रेम का नेम टाइप करने के बाद अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने कॉलम का नेम बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपने कॉलम का नेम भी रख देता हूँ न्यू, और उसके बाद मैं यहाँ पर ये बताऊँगा कि मुझे अपने न्यू वाले कॉलम है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि जो मेरे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम का जो कॉलम है V उसको ले लेता हूँ, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ जो हमारे पास डेटा फ्रेम का कॉलम है Z उसके साथ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है Z। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले इसे रन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर जैसे ही हमने इसे रन किया तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम इंक्लूड हो चुकी है हमारे डेटा फ्रेम के अंदर न्यू के नेम से। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे डेटा फ्रेम में वाकई ही कॉलम इंक्लूड हो चुकी है। तो आइए सबसे पहले इसे रन कर लेते हैं। जैसे ही अपने डेटा फ्रेम को हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर न्यू कॉलम इंक्लूड हो चुकी है न्यू के नेम से। तो फ्रेंड जो हमारे पास यहाँ पर कॉलम V है उसका एलिमेंट ऐड हो रहा है, और इसी तरीके से जो हमारे पास Z कॉलम है उसका एलिमेंट ऐड होकर हमारे पास जो हमारा न्यू कॉलम है उसके अंदर वैल्यूज आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर 5 + 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस न्यू वाले कॉलम के अंदर वैल्यूज इंक्लूड हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने देख लिया कि हम किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम के अंदर न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर इसी तरीके से देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम और रोज को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर रोज और कॉलम को रिमूव करने के लिए यूज़ करेंगे ड्रॉप का फंक्शन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा फ्रेम का नाम टाइप करते हैं, उसके बाद अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं .drop। तो आइए अब हम यहाँ पर .drop के अंदर चेक कर लेते हैं कि हमसे क्या क्या आर्ग्यूमेंट मांग रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट टैब प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कह रहा है कि आपने यहाँ पर लेबल पास करना है। लेबल पास करने के बाद आपने यहाँ पर एक्सिस सेट करना है। एक्सिस अगर हमारे पास यहाँ पर 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि वो सेलेक्ट करेगा रोज को। अगर इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक्सिस 1 होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास डेटा फ्रेम के अंदर जो भी कॉलम है वो रिमूव होंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सिस 0 सेलेक्ट करके और उसके बाद हम अपने डेटा फ्रेम की रोज को रिमूव करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम चाहते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम के लास्ट की रो रिमूव हो। हमें मालूम है कि इसका जो इंडेक्स है वो है ई, तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका इंडेक्स टाइप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है ई, और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक्सिस सेट करेंगे। हम यहाँ पर एक्सिस इक्वल्स टू 0 सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी रो को रिमूव करना है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक्सिस इक्वल्स टू 0 सेलेक्ट किया है। तो आइए अब हम यहाँ पे इसे रन कर लेते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये रो रिमूव हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास न्यू डेटा फ्रेम के अंदर ई इंक्लूड नहीं है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम को वापस डिस्प्ले करूँ तो जैसे मैंने यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर अभी भी मेरे डेटा फ्रेम के अंदर ई जो रो है वो इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है, आइए अब हम यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप के फंक्शन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर ऐड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है। एक और ऑप्शन क्या है, इम्प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स। अब हमें यहाँ पर इम्प्लेस इक्वल्स टू ट्रू सेलेक्ट करना है
तो अगर हम यहाँ पर इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे डेटा फ्रेम की जो भी रोज या कॉलम्स है वो परमानेंटली रिमूव नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हमने यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम के अंदर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू सेट कर दिया। तो आइए अब हम यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो जैसे ही डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवाया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे डेटा फ्रेम के अंदर से जो ई रो थी वो हमारी रिमूव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने डेटा फ्रेम के अंदर रोज को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम से कॉलम्स को रिमूव कर सकते हैं। कॉलम्स को रिमूव करने का भी मेथड बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक्सिस इक्वल्स टू 0 सेलेक्ट किया था रोज को रिमूव करने के लिए, तो हम यहाँ पर एक्सिस इक्वल्स टू 1 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपनी कॉलम का नेम टाइप करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले टाइप कर देते हैं df.drop। तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है df.drop और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर सिंपल जो हमारी कॉलम का नेम है हम वो टाइप कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर कॉलम का नेम है न्यू और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसका एक्सिस सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर एक्सिस में कह देते हैं 1। तो फ्रेंड जैसे हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारा न्यू कॉलम था वो रिमूव हो चुका है। और अगर हम इसी तरीके से अपने डेटा फ्रेम को वापस डिस्प्ले करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर न्यू कॉलम है वो इंक्लूड हुआ है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इसके अंदर भी इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है फॉल्स। तो आइए अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो फ्रेंड जैसे डीएफ को रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमारे इस डेटा फ्रेम में से न्यू का जो कॉलम था वो रिमूव हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने डेटा फ्रेम से कॉलम्स और रोज को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम से रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। रोज को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो बिल्ट इन फंक्शन है, एक है लॉक का फंक्शन और एक है आई लॉक का फंक्शन। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लॉक का फंक्शन देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं df.lock। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर लॉक के फंक्शन में सबसे पहले पास कर देते हैं कि हमें कौन सी रो चाहिए। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमें ए जो हमारी रो है हमें वो डिस्प्ले, तो हमने यहाँ पर सिंपल पास कर दिया है ए। तो फ्रेंड जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो भी हमारी ए रो के अंदर डेटा है वो तमाम डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ए रो के अंदर डेटा है 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेटा डिस्प्ले हो रहा है 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग कॉलम्स। तो इसके बाद हमारे पास ये भी बता रहा है कि हमारा डेटा कौन से कॉलम के अंदर मौजूद है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर लॉक की मदद से अपने कोई भी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर लॉक की मदद से अपने मल्टीपल रोज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक तो मेरी ए रो सेलेक्ट हो और इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक डी रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल पास कर देता हूँ डी। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ए रो और डी रो डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल रोज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमने देख लिया अपनी रो को सेलेक्ट करने का फर्स्ट मेथड। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड मेथड है, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे df.iLock। iLock बेसिकली क्या करता है, iLock के अंदर हमें यहाँ पर जिस तरीके से हमारे रोज के इंडेक्स होते हैं हमें यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर रोज के इंडेक्स बताने होंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट रो है उसका इंडेक्स नंबर है 0, सेकंड रो का इंडेक्स नंबर है 1 और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स नंबर्स होते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारी रो का लेबल है बी वो डिस्प्ले हो। तो हमें मालूम है कि यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर है 1, तो हम यहाँ पर सिंपल पास कर देते हैं 1। तो आइए रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेकंड रो डिस्प्ले हो रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेकंड रो के अंदर एलिमेंट है 6 7 8 9 10। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 6 7 8 9 10। इसी तरीके से हम यहाँ पर iLock के अंदर भी लिस्ट पास करके हम मल्टीपल रोज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 3 को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डी और डी रो डिस्प्ले हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपने डेटा फ्रेम्स के अंदर रोज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कंडीशनल सिलेक्शन। कंडीशनल सिलेक्शन देखने के लिए आप सबसे पहले तो हम अपना डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं df। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम के अंदर कुछ कंडीशन देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ पर df है उसके जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन हो 10 के, तो वो हमारा डेटा फ्रेम के जो भी एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रो सी और रो डी के अंदर तमाम एलिमेंट की जगह ट्रू डिस्प्ले कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये तमाम एलिमेंट 10 से ग्रेटर देने हैं। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ट्रू फॉल्स डिस्प्ले होने के बजाय मेरे एलिमेंट डिस्प्ले हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, df के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं कंडीशन अप्लाई करूँगा। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ df जो है वो ग्रेटर देन हो 10 के। तो जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर मेरे तमाम एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। जहाँ पर मेरी कंडीशन फॉल्स है वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है नन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे पास कंडीशनल सिलेक्शन वर्क करती है।
तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और उसके बाद कोई स्पेसिफिक कॉलम डिस्प्ले हो। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स के अंदर है V, W, X, Y एंड Z। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ W और Z डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर दूंगा W। और आइए सबसे पहले हम यहाँ पर W को रन करके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या W डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद अब हम यहाँ पर Z को भी डिस्प्ले कराएंगे। तो आप जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर W कॉलम डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम यहाँ पर Z को भी डिस्प्ले करवाते हैं। Z को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर पास करेंगे लिस्ट। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट में पास कर दिया है W और इसके बाद अब हम यहाँ पर पास करेंगे Z। तो आइए रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन में कह रहा है कि अगर जो DF के डेटा मेंबर ग्रेटर देन है 10 से वो आ जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कहा है कि आपने जो डेटा मेंबर को चेक तो कर लिया है, लेकिन हमें यहाँ पर तमाम डेटा मेंबर नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर चाहिए सिर्फ और सिर्फ W और Z के डेटा मेंबर। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है W और Z। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट भी होती हैं। तो वो देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने डेटा फ्रेम के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले तो अपने डेटा फ्रेम का नेम टाइप किया है। उसके बाद हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया एक और ब्रैकेट का। अब हम यहाँ पर इसके अंदर कहते हैं कि अगर जो DF के जो एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर देन हो 1 के, तो आपने डिस्प्ले करना है एंड के बाद अब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, एंड का ऑपरेटर। हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं एंड। और इसके बाद अब हम यहाँ पर एक और कंडीशन देते हैं। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जो DF के जो डेटा मेंबर हैं वो लेस देन हो 10 के, तो आपने यहाँ पर ये डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर देना है। तो आइए रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जो एलिमेंट ग्रेटर देन है 1 से वो डिस्प्ले हो रहे हैं एंड इसका मतलब है और इसी तरीके से अगर जो हमारे एलिमेंट लेस देन है 10 से वो तमाम डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 2 से लेकर हमारे पास यहाँ पर 9 तक तमाम एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारी कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट हो, वो भी हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अब हम यहाँ पर सिर्फ W को डिस्प्ले करवाएं, तो हमने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है कॉलम W। तो आइए रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉलम W डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का ख्याल करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने डेटा फ्रेम से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन या तमाम कॉन्सेप्ट देख लिए। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डेटा फ्रेम की कुछ एडवांस इंडेक्सिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।